हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आ गए हम वापस करने बाकी के पार्ट्स आपकी अदालत के। तो ये होगा थर्ड पार्ट मेरे ख्याल से। और बाकी के दो पार्ट्स कोशिश करूंगी यहाँ पे आपको दिखाती रहूं वीडियो के अंदर, ताकि आप अगर मिस कर दिया तो आप क्लिक करके कर लो, या फिर आप सर्च कर लो चैनल पे, बस लिखना आपकी अदालत कंगना रनौत, आपको मिल जाएगा चैनल के अंदर। तो यस फ्रेंड्स, पहले के दो बड़े मजेदार थे, तो अगर मिस कर दिए तो वो जरूर देखना, बड़ा मजा आ रहा है देखने में। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, और उसके साथ जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको भी प्रेस कर लो, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद मजेदार लगे, क्योंकि हमें तो बड़ा मजेदार लग रहा है, तो खूब सारी लाइक्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, ताकि वो भी आपकी तरह मजे ले सके। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का ये आपकी अदालत। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान है फिल्म इंडस्ट्री में बॉक्स ऑफिस की सुपरस्टार कंगना रनौत। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में बाप रे, फिल्म स्टार कंगना रनौत पर आरोप है कि ये बागी है। कंगना, फिल्म इंडस्ट्री के लोग कहते हैं आप हर चीज में आप फिल्म इंडस्ट्री को चैलेंज करती हैं। आप कहती हैं फिल्म इंडस्ट्री सेक्सिस्ट है, लड़कियों को डॉल समझती हैं, ऑब्जेक्ट समझती हैं। आप कहती हैं यहाँ चार खानदान है, उनका राज चलता है। आप कहती हैं डायरेक्टर्स को अपने काम की समझ नहीं है। तो पानी में रह के मगरमच्छ से बैठ राजस्व, मैंने जो है बहुत ज्यादा संघर्ष देखा है, और मैंने ये भी चीज देखी है कि किसी की मेहनत से और किसी की किस्मत पे किसी का जोर नहीं है। लोग आपको ऐसा जताएंगे कि हाँ, हमारे हाथ के अंडर रहो, हमारे पपेट बन के रहो, तभी तुम्हारा अच्छा होगा। ये आप में रहम और डर जगा देते हैं ये लोग, तो आप अपने पैरों पे कभी खड़े नहीं हो पाते। तो मुझे तो इंडस्ट्री में, मैं ऐसा नहीं है किसी को बदलना चाहती हूँ कि इंडस्ट्री ऐसे चले, कि लोग ऐसा करें, ऐसा पता नहीं क्यों लोगों को लगता है। लेकिन जो मुझे जो रास्ते में मुझे लगता है कि ये गलत हो रहा है या मेरे साथ गलत, तो मैं सिर्फ उसी के खिलाफ। अब करण जौहर इतने बड़े डायरेक्टर हैं, सब डरते हैं उनसे। आपने कह दिया ये मूवी माफिया है। मुझे डर नहीं लगता उनसे। उन्होंने कहा क्योंकि मैं कंगना को काम नहीं दे रहा था, इसलिए कंगना ने मुझे मूवी माफिया कह दिया। करण जौहर की मैंने एक फिल्म की हुई है, उंगली में। उन्होंने मेरे को कोई 10 मिनट, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है। मुझे चाहिए ही नहीं उनसे काम, बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन आपने उनसे ये भी कहा कि वो नेपोटिज्म के जो खानदानवाद चलता है उसके फ्लैग बेरर हैं। तो मेरे सामने बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि कंगना, तुम अपने में ही रहती हो, कहीं कोई पार्टीज में नहीं जाती, दिखती नहीं हो, अपना ही तुम्हारा मतलब मेरी फैमिली में ही मैं खुश हूँ, तो तुम बड़ी मतलब अपने में ही रहती हो। तो मैंने भी उनकी एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने मेरे बारे में बताई। तो मैंने भी कहा कि यार, आप लोग लेकिन बहुत एक क्लोज नेट सर्कल हो, और आप लोग काफी मतलब नेपोटिज्म और ये सब देखने को मिलता है। तो मैंने सोचा हम कुछ ऐसे ही आदान प्रदान कर रहे थे विचारों का। वो तो बिल्कुल ही चढ़ गए बाद में, फिर मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। आपने कह दिया कि ये 4-5 खानदान है जो फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं। तो ये तो बात सच है। तो लोग कहते हैं जो खानदान वाले बच्चे होते हैं उनको फिल्म इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करने का, उनको डिक्शन का, लैंग्वेज का, हॉर्स राइडिंग का, डांस का, ये सब की ट्रेनिंग मिलती है। उनको क्या होता है कि बचपन से ही ये ट्रेनिंग्स जो है वो चलती है। तो जब वो बड़े होते हैं या ऑडिशन देते हैं तो उनके बाल अच्छे बने होते हैं, अच्छा मेकअप उनको आता है, जर्नलिस्ट ऑलरेडी उनके फ्रेंड होते हैं, उनकी पैम्परिंग करते रहते हैं। तो हाँ, जब उनकी पहली फिल्म आती है, मैं अपनी पहली फिल्म में मेरा अगर आप देखें मेकअप, हेयर जो भी है उस हिसाब से, या अगर फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों का देखें जिस तरह से उनको बड़े लेवल पे उनका लॉन्च होता है, तो फर्क तो बहुत होता है। लेकिन ये कहना कि वो बेहतर है हमसे, ये बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। इंसान का मेकअप या इंसान के हेयर या इंसान की कोई ट्रेनिंग इंसान को बेहतर नहीं बनाती है। उसकी जिंदगी, उसका जिंदगी देखने का नजरिया, उसका तजुर्बा
हमारे पास ट्रेनिंग हो चाहे नहीं हो, लेकिन हम लोगों के पास भी नजरिया है जिंदगी का, और आप लोगों से बेहतर है क्योंकि हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से देखते हैं, एक चार दीवार में बैठकर फिल्मी दुनिया की नजरिए से नहीं देखते हैं। सो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट जो है, आर्ट जो है वो डेमोक्रेटिक है, वो सबका है इंडिया में। तो ऐसा कहना, और ऐसा उन्होंने जो एक वाहियात ब्लॉग लिखा था जिसमें कहा था कि इंडस्ट्री के ही बच्चे सबसे बेस्ट हैं, वही अच्छे दिखते हैं। मैंने 50,000 लड़कियों को ऑडिशन किया और उसमें जो है कोई भी एक भी निकल के नहीं आया। ये वही आता है बिकॉज आपका नजरिया है, वो जरूरी नहीं है ये सच है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब लेकिन हो सकता है मुझे कोई ऐसा अच्छा लगे जो कि बिल्कुल रॉ हो, जो कि जब मुझे अनुराग बासु ने देखा था, इनफैक्ट मुझे बहुत लोगों ने ऑडिशन में जो है रिजेक्ट भी किया है, बहुत लोगों ने मुझे काम भी नहीं दिया है। लेकिन जब मुझे शेखर कपूर जी ने देखा गैंगस्टर से पहले, तो उन्होंने मुझे कहा तुम्हें फिल्मों में काम करना चाहिए। अनुराग बासु ने मुझे देखा तो कहते कि अरे वाह तुम्हारे बाल बड़े अच्छे हैं। तो जबकि मैंने ऐसे में लोगों का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन कहीं वो तो बाल स्ट्रेट करा लो, तुमको डिम्पल नहीं पड़ते हैं, तुम्हारी आंखें भी काली हैं। तो अपना अपना नजरिया होता है। अभी वही चीज जो है अनुराग बासु को अच्छी लगी, वही किसी को अच्छी नहीं लगी। आदित्य चोपड़ा ने आपको कहा कि आप तो 10 साल में भी कहीं नहीं पहुंच सकती। हाँ, उन्होंने रिक्कू जी को कहा था, वो मुझे गैंगस्टर के बाद वो मुझे आदित्य चोपड़ा जी से मिलाने लेके गए थे। तो फिर आदित्य जी ने मुझे अपने ऑफिस बुलाया, उन्होंने मुझे सुल्तान ऑफर की। कहते कि कंगना, बट मुझे सबसे पहले ये बात एडमिट करनी है कि मैं जब तुमको पहली बार मिला तो मैंने तुम्हारे मैनेजर को कहा कि इस लड़की का कुछ नहीं होने वाला, इस पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो अपना अपना नजरिया है, लेकिन ये कहना करण जौहर जी का कि इनका कुछ हो ही नहीं सकता, ये गलत है। करण जौहर जी तो आपकी अंग्रेजी का भी मजाक उड़ाया था। मेरे अंग्रेजी का तो सारे मजाक उड़ाते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और खानदान की नहीं है, खानदान कैसे होते हैं, वरुण धवन, सैफ अली खान, इन्होंने भी पब्लिकली मजाक उड़ाया था। तो वरुण सैफ तो मेरे दोस्त हैं और उनको मैंने ओपन लेटर भी लिखा था। लेकिन ये आई थिंक ये जो विवाद है ये आइडियोलॉजीज का है, विचारों का है, लोगों का नहीं है। सैफ तो इतने अच्छे मित्र हैं, उनके घर अक्सर आना जाना रहता है, और अभी अगली बार मिलेंगे तो शायद एक दूसरे को छेड़ेंगे भी इस बात को लेके। लेकिन ऐसे कोई हम लोगों में किसी तरह का बिटरनेस नहीं है। लेकिन करण जौहर के बारे में तो आप वो तनु वेट्स मनु का डायलॉग मार सकते हैं ना, अभी तो और जलील करना है तुमको। और आप घी डाल रहे हो। इतना कॉन्फिडेंस आप में कैसे आया? कॉन्फिडेंस और हिम्मत सब में होती है। हम लोग डरते किस चीज से हैं? क्यों हम कुछ खो देंगे? क्या खो देंगे हम? वो होती है हमारी फैमिली, उनका प्यार, उनकी इज्जत, उनके भावनाएं। इससे हमेशा हर लड़की डरती है। और अदरवाइज डर किस चीज का? किससे डरना? वो इंसान ही तो है जो आप इंसान, आप ही की तरह तो हैं बिल्कुल। तो जब ये चीजों से इंसान आगे आ जाता है, उभर के आ जाता है, तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट है हर उस इंसान के लिए जो कि उसको हमेशा समाज में इंसान को बड़ा संभल के चलना पड़ता है। ऐसा जैसे रस्सी की तरह समाज होता है, खासकर लड़कियां। ऐसा नहीं है कि आप जो चाहे नहीं बोल सकती, कर सकती, खड़ी हो सकती किसी चीज के अगेंस्ट, लेकिन आपके दिमाग में हजार चीजें आएंगे। वो हर हजार चीजें वो होगी जिनके प्रति आप भावुक हैं, आप प्रेम करती हैं उनसे, यार। तो इंसान कॉन्फ्लिक्टेड रहता है। मेरी हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं वो हिम्मत रखती हूँ कि हाँ, आपको मेरे पेरेंट्स मुझे गलत समझेंगे तो अभी के लिए समझ लें, आप मेरा समाज मुझे गलत समझेगा तो अभी के लिए समझ ले, हाँ मैं गलत हूँ। तो मुझे वो हिम्मत है, जबकि वो अच्छी नहीं है वो स्टेट जब आपको लगता है कि सब आपको ऐसा समझते हैं, आपने सबको लेट डाउन कर दिया, सब दुखी है, सब परेशान है, आपके आसपास कुछ भी नहीं, आप अकेले रह गए, इतना सब आप अपनों के ही अगेंस्ट खड़े हो गए। तो ऐसी आपकी खुद की भावनाओं की ठेस होती है। लेकिन वो है, मुझे लगता है कि मुझे सच के ही साथ में रहना है। तो ऐसे मैं अभी तक तो मैनेज कर रही हूँ। आपको तो वो लाइन बिल्कुल फिट होती है ना, जो करना था करगी कित जाके मरगी। क्या कान रखी, क्या होगी कि जाके मरगी। वो मेरे गाने की लाइन है। आई होप अभी मैं थोड़ा, मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहते हैं मेरी जिंदगी में। आई होप कुछ मुझे एक बम्पी राइड ना मिले, थोड़ा सा
आराम भी मिले जिंदगी में। आराम है ही नहीं मेरी लाइफ में बिल्कुल। लेकिन अगर हिम्मत दिखानी है तो आराम कैसे मिलेगा? बस वही अगर है। सबसे टकराना है, बगावत करनी है तो आराम कैसे मिलेगा? मैंने वैसे जान के तो मैं बगावत नहीं करती, पर मेरे ऐसे ऐसे जैसे मेरे रास्ते में अब या तो फिर आप रुक जाएं या तो फिर आप बगावत करें, कुछ मेरे पास ऑप्शन ही नहीं रहता। जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हम एक डायलॉग, एक नारा लगाया करते थे, सच कहना का बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। मुझे लगता है आप पर ये बिल्कुल फिट होती है बात। तो आप पे भी फिट होती है वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारी मेहमान है फिल्म स्टार कंगना रनौत। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में फिल्म स्टार कंगना रनौत पर इल्जाम गलत है है। कि ये बेकार के विवादों में पड़ती हैं। कंगना, इतने सारे विवाद हैं। मुझे याद आता है वो रिवॉल्वर रानी में आपका डायलॉग है ना, मर्द को दर्द होना चाहिए, तो बहुत सारे मर्दों को दर्द दिया है आपने। कौन से मर्द की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं तो बहुत सारे, लेकिन ऋतिक रोशन की बात कर रहा हूँ। ऋतिक रोशन ने कहा कि कंगना से मेरा कोई रिलेशनशिप था ही नहीं, उन्होंने इमेजिन किया और मुझे सिली एक्स कह दिया। उसने जो है मुझे एक नोटिस भेजा, जिस नोटिस में उसने कहा कि मुझसे माफी मांगी जाए और सारी दुनिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और उसमें मुझे कहा जाए कि ऋतिक रोशन जी मुझे माफ कर दीजिए क्योंकि आप वो सिली एक्स नहीं है जिसका मैं नाम ले रही थी। तो सबसे पहले उसको क्यों लगा कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ? मैंने किसी सिली एक्स के बारे में बात की। उसने कहा वो मैं ही हूँ। उसने अपने ट्विटर पे लिखा कि ये सिली है या एक्स है? उसने कहा मैं दोनों हूँ और मैं पोप को डेट कर लूंगा लेकिन इसको डेट नहीं करूंगा। और इस तरह के उन्होंने वो लिखे और उसमें उन्होंने ये भी लिखा कि अगर ये मुझसे माफी नहीं मांगेगी तो मैं ऐसे ऐसे फोटोज, ऐसे ऐसे वीडियोस लीक कर दूंगा कि इसको शर्मिंदा कर दूंगा। तो फिर मैंने और मेरे लॉयर ने उससे पूछा कि कि आपने 7 साल जो है एक दूसरे के साथ काम किया है, 2 फिल्मों में काम किया और आप कह रहे हैं कि इसको जानते ही नहीं है और आपको क्यों लगता है कि आप वो सिली एक्स हैं और आपसे किस बेसिस पे माफी मांगी जाए? सबसे पहले तो आप ये बताइए। और नहीं तो आपको लगता है कि आपको केस करना है तो आप केस करिए, क्योंकि हम चाहते हैं आप केस करो, क्योंकि माफी तो नहीं मांग सकते। अब राजा सर, ये कुछ अच्छा लगता है कि मैं बुलाऊं मीडिया को और बोलूं कि ये वो सिली एक्स थे, इनको इंट्रोड्यूस करूं पहले ऋतिक रोशन को कि हाँ यही सिली एक्स हैं और अब मैं इनसे माफी चाहती हूँ। सबसे पहले नहीं, वो थे या नहीं थे, असलियत क्या है? मैं आपको असलियत बता रही हूँ कि उसने फिर कहा इसका अफेयर मुझसे नहीं था, इसका अफेयर किसी और से था। वो इसने इमेजिन किया है। मैंने कहा इमेजिन किया है तो इमेजिन तो इंसान तब कर सकता है जब वो किसी को ना मिले। आपको हम रोज सेट पे मिलते हैं, आपको जानते हैं, तो इमेजिन कैसे हो गया? फिर हम वो बंदा जो है प्रूव करके दिखाएंगे। फिर वो साइबर क्राइम खुद चले गए, खुद नोटिस भेजा, खुद साइबर क्राइम चले गए, खुद कहते कि एक इम्पोस्टर है, जिस इम्पोस्टर से ये जो है खुद अफेयर कर रही थी, हम वो इम्पोस्टर निकाल के दिखाएंगे। इम्पोस्टर तो कोई निकाला नहीं, उन्होंने बातें की दुनिया भर की और इम्पोस्टर कोई निकाला नहीं। अब जब इम्पोस्टर निकला नहीं कोई, तो उनको मुझसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि मैं आपको एक एक करके उनकी बात बताता हूँ। नहीं सर, लेकिन मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि उस बंदे का एक ही एजेंडा था कि उसके साथ में मेरा रिलेशनशिप था। उसने 2014 में हम लोगों का रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। क्वीन की रिलीज से आप पहले ऐसे बताइए तो बात समझ में भी आ रही है। तो मैं बता रही हूँ, क्वीन की रिलीज से पहले मुझे कहता तुम्हारा हमारा कुछ लेना देना नहीं है, भूल जाओ। सबसे पहले तो कहता मेरी वाइफ का डिवोर्स हो रहा है, मेरा डिवोर्स हो रहा है, तो मैं इस फोन से बात कर सकता हूँ, मैं उससे बात कर सकता हूँ, मैं इस अकाउंट से करूंगा, उस अकाउंट से करूंगा। जब डिवोर्स हो गया तो कहता तुम कौन, तुमको तो मैं जानता ही नहीं हूँ। मैंने कहा भाई नहीं जानते तो ठीक है, इस बात को यहीं पे खत्म करो, लेकिन आप खुद के दिल में चोर है कि इस लड़की ने अगर कभी अपना मुंह खोला तो इसका मुंह बंद करो। अब तो वो बंदा 2014 में हम लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो गया है। 2016 में वो खुद जाता है, नोटिस भेजता है, खुद साइबर क्राइम जाता है। कहां से वो मेल लिखे थे उसने? जब मेरे पास किसी को एक मेल लिखने का टाइम नहीं, कैसे लिखेगा? जब मैं न्यूयॉर्क में थी तो उस टाइम पे मैं वहां पे एक स्क्रीन राइटिंग का कोर्स कर रही थी। तो जनवरी फरवरी में 2014 की बात है। तो उस टाइम पे उसके डिवोर्स का कुछ चल रहा था, तो उस टाइम पे हम लोग मेल्स करते थे। 3-4 मेल उसमें से मेरे थे, बाकी सबके सब खुद लिखे। 2 साल उसने ये अपनी फाइल बनाई
कि मैं इस लड़की का ये ऐसा केस करूं, अभी चोर की दाढ़ी में तिनका, खुद आप नहीं, आप मैंने क्या आपको नोटिस भेजा कि मैंने आपको कहा कि मेरा आपका संबंध था, मुझे आपसे कुछ चाहिए या मुझे आपसे समाज में एक्सेप्टेंस चाहिए या कोई किसी तरह कुछ, मुझे तो आपकी कुछ पड़ी नहीं हुई है, आप खुद सामने से नोटिस भेजते हैं। फिर जब आपकी कोई वहां पे बात नहीं बनती, मैंने कोई माफी नहीं मांगी, तो वहां से खिसिया के कहते हैं अच्छा मेरा एक और भी प्लान था, मैंने ये सब मेल लिखे हैं तो मैं ये मेल रिलीज कर देता हूँ। खुद ही मेल सारे रिलीज कर दिए, खुद ही। आपको शर्म नहीं आती है? आप अपने से 15 साल की छोटी लड़की को कहते हो मैं तुम्हारे फोटो रिलीज कर दूंगा। बच्चे ऐसे कॉलेजेस में भी ऐसे बात नहीं करते हैं जैसे ये इस तरह की बातें करते हैं। फिर उसके बाद में वो 1000 मेल जो है सब रिलीज करके बैठ के कहते ये मेल किसको भेजे थे? ये मेल इसने एक ऐसे बंदे को भेजे थे जो कि इसको बेवकूफ बना रहा था और उस बंदे ने मुझे ये मेल भेजे। अरे वाह, तो तुम उस बंदे को जानते थे? नहीं, वो बंदे ने मुझे भेज दिया तभी ये मेरे पास आए। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास और तुम्हारे पिताजी के पास दुनिया भर का पैसा है, तो तुम उस बंदे की शक्ल दिखाओ, उस बंदे को तुम सबके सामने लेके आओ। तो उस बंदे को फिर खिसिया के बैठे हुए हैं। अब ना कोई वो बंदा है, ना कोई उनको मिला है। अब चुपचाप बैठे, कोई पूछे कि क्या हुआ इस केस का, हमारी तो डिग्निटी खत्म हो जाएगी हम इस बात के बाद। देखिए, नहीं रजत सर, अब उनकी भी तो बात सुन लीजिए। नहीं, मैं उनकी सारी बातें सुनूंगी, लेकिन उसको अपने बाप के पैसे का इतना घमंड है, उसी के ही करके ये इतना हवा में वो बातें करते हैं ये लोग। उसके पिताजी ने मुझे कहा, पूरी दुनिया में उन्होंने कहा कि मैं ये लड़की को एक्सपोज करूंगा। 1 साल हो गया है और मैं वेट कर रही हूँ कि वो मुझे एक्सपोज करे। कितना प्रेशर देते हैं। आपकी बात सही है, 1 साल से उन्होंने जरूर कहा है लेकिन एक्सपोज नहीं किया। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आपकी अदालत में आए, कुछ एक्सपोज करें। बिल्कुल, बुलाइए उनको और पूछिए उनको कि आपके ग्रैंड डॉटर की एज की लड़की, आपने कहा इतना रिस्पेक्ट है उनका इंडस्ट्री में, और लोग मुझे पूछते हैं अरे राकेश जी ने कहा वक्त आएगा तो मैं उनको एक्सपोज करूंगा। तो वक्त कब आएगा? वो सारी दुनिया वेट कर रही है, वक्त आएगा, कुछ तो पता चले कौन था क्या नहीं था। कभी कहते कोई कुछ था नहीं। अगर आप लोगों को कोई इम्पोस्टर मिला है, नहीं एक्सपोज कर पा रहे तो मुझसे माफी मांगो, क्योंकि इतनी बेइज्जती मैंने सही हुई है, इतनी बेइज्जती सही हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मैंने रातों तक मैं रोती थी और मुझे नींद नहीं आती थी, मुझे स्ट्रेस हुआ, ट्रॉमा हुआ, मेंटल ट्रॉमा हुआ, इमोशनल ट्रॉमा हुआ, और हर तरह का मेरे नाम पे वो घटिया वाहियात मेल्स रिलीज करे हुए हैं। उनको आज भी लोग गूगल करके पढ़ते हैं और चटकारे लेते हैं। ये बदतमीजी के लिए मुझे माफी चाहिए उनसे। बुलाओ उनको यहाँ पे। देखिए, उन्होंने ये कहा कि करण जौहर की बर्थडे पार्टी थी, उस बर्थडे पार्टी में आप ऋतिक रोशन के पास गई, आपने कहा क्वीन फिल्म की तारीफ के लिए जो आपने मेल भेजी है उसके लिए थैंक यू। ऋतिक रोशन ने कहा मैंने तो आपको कोई मेल नहीं भेजी। उसने क्या उसको रजत सर, मैंने उसके पिताजी को फोन किया 2015 में और मैंने उनको बोला कि आपका बेटा ऐसा ऐसा करता है और उसको आप संभाल लीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं मैं तुम्हारी जो है मदद करूंगा इस चीज में। उसके बाद मुझे फोन करके कहते नहीं, वो कह रहा है कि उसको तुमसे नहीं मिलना है और तुम लोगों का कुछ नहीं है, तो ये मैटर को तुम यही क्लोज करो। मैंने कहा अगर उसको मुझसे आप मिला दे, मेरे वो अगर सामने बैठ जाए और अगर ये मुझे ऐसा बोल दे तो मैं तुम्हारे पैर छूंगी। तो कहता मैं नहीं उसको बुला सकता क्योंकि वो कह रहा है मुझे तुमसे मिलना ही नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अभी मैटर वहां पे क्लोज होगी। क्वीन रिलीज हुई तो क्वीन से पहले इसने मेरे से ब्रेकअप कर लिया था। क्वीन रिलीज हुई तो फिर से आगे जनाब मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझसे माफ। फिर आगे मुझसे बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैंने कहा देखो तुम अपना दिमाग पहले बनाओ, तुमको करना है मुझसे शादी कि नहीं करना है। नहीं तुम तो इतनी भड़क गई हो। मैंने कहा यार तुमने 15 दिन पहले कहा कि किसी को बताया तो नहीं तुमने हमारे बारे में, कौन कौन जानता है जो मैंने तुमको ये क्या हो कि वो फोटो तुमने डिलीट किया। मैंने कहा तुमने इतनी बदतमीजी से मेरे साथ बात की और 15 दिन बाद तुम कह रहे हो कि तुम्हारी सब बड़ी तारीफ कर रहे हैं। मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है जब तुम्हारी सब तारीफ करते हैं। तो मैंने कहा तुम पहले अपना दिमाग मन बनाओ। तो उधर से भड़क गया कि हम
आए तो हमको कोई ना रोके, हम जाएं तो हमको कोई ना रोके, ये क्या हो गया यहाँ पे। इसको तो क्वीन का सक्सेस तो इसके दिमाग में चढ़ गया। तो मैंने कहा तुम मुझे मिलके ये बात क्लियर करो कि हम लोग शादी कर रहे हैं कि नहीं। तो उसके बाद करण जौहर के वहां पे मुझे मिला पार्टी में, तो मैं उसको मिलने गई वहां पे। तो वहां पे मुझे कहता तुम तो बहुत ज्यादा, तुम्हारा दिमाग अभी खराब हो रहा है और तुम्हारे तो सक्सेस दिमाग पे चढ़ गया है, तुम्हारे ये है वो है। मैंने कहा सक्सेस से पहले भी मैं ऐसे ही थी, लेकिन सक्सेस से तुम बदले हो, मैं नहीं बदली हूँ, मैं तो वैसे ही हूँ। तो ये बात थी हमारी बात। उन्होंने कहा कि आपने ऋतिक रोशन पर ईमेल की बरसात कर दी, 1439 मेल भेज दिए। उसने वो मेल जो है, अब मैंने बताया आपको 2014 में हम लोगों का रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो गया था। उसने वो मेल खुद को भेजे हैं मेरे अकाउंट से, ताकि वो दिखाने के लिए, हाँ मुझे तो तुम्हारी याद आ रही है, मैं तो मर गई। मेरे दिमाग में प्रॉब्लम है, तुम मेरा इलाज करा दो, मुझे तो ऐसे इमेजिन होता है, मुझे तो ये था वो था। अरे यार तुम खुद को इतना ज्यादा मतलब तुम क्या मेनका और मैं क्या, मतलब वो क्या थे, विश्वामित्र हो तुम, तो खुद अप्सरा बन गए और मुझे बना दिया एक मतलब इंसान जिसका खुद पे कोई वही नहीं है, वश नहीं है। ऐसा कभी क्या होता है। तो अगर मैंने आपको ये मेल अगर भेजे हैं, तो आपने सबसे पहले को मेल आते रहे 1000 मेल आते रहे, तो आपको 2 साल बाद याद आया कि 1 साल पहले मुझे 1000 मेल आए थे। ऐसा कभी होता है क्या? और अगर आपको एक लड़की ने 7 साल आपके साथ काम किया है, क्या आप उसको फोन उठा के नहीं बोल सकते कि क्या तुम मेल करती रहती हो यार, तुमको कुछ काम नहीं है कि कोई और? नहीं, आपने वो मेल इकट्ठे किए, आपने उनकी फाइल बनाई, फिर आपने इन मेल्स के लिए इंडिया का बेस्ट क्रिमिनल लॉयर हायर किया कि भाई ये लड़की से मुझे बचाओ। जब आप खुद कहते हो कि मेल आए थे आपको 1 साल पहले, जब 1 साल से आप ही के कहने पे लड़की आपको कांटेक्ट नहीं करती है, बात नहीं करती है, तो आपको बचने की जरूरत क्या है? ये तो आप दुनिया को बताना चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि लड़की की मानसिक हालत ठीक नहीं है। तो ये लड़की कल को कहेगी कि ऋतिक रोशन ने तो मुझसे शादी का वादा किया था, तो प्लीज इसको मत मानना। नंबर 2, कल को कहेगी हमारे संबंध थे, तो ये तो है ही पागल। और नंबर 3, लेकिन उसका ये प्लान तभी फेल हो गया बिकॉज उसको पता नहीं था कि जिस फ्लॉप एक्ट्रेस को वो डेट करता था, वो क्वीन से स्टार बन जाएगी, तनु मनु से सुपरस्टार बन जाएगी, और आगे उसकी इतनी बड़ी जर्नी हो जाएगी कि मुझे जो मेरी बात जो है कोई सुनेगा नहीं। उसने जो है अपना जो प्लान उसने फुल प्रूफ बनाया था कि इसको तो मैं पागल घोषित करके या जो भी है करके। कहा भी उन्होंने कहा क्रिश 3 की शूटिंग के दौरान कंगना गॉट ड्रंक और कुछ काफी उल्टी सीधी बातें ऋतिक रोशन से की, और बाद में उनकी बहन ने ये माना कि कंगना को एस्पर्जस सिंड्रोम नाम की बीमारी है। सबसे पहले तो जिनको भी ये सिंड्रोम है, मैं किसी को भी यहाँ पे रिडिक्यूल नहीं करना चाहती, किसी के बारे में गलत बात, उसको तो पता नहीं, कहते हैं ना बाप के पैसे से दिमाग उसका थोड़ा सा वो हुआ है। उसने जितना भी मुझे उसने मेंटल इलनेस के लिए कहता है, ये जो भी सिंड्रोम यूज करता है, he should know these are real disorders. He cannot use them for controversy के लिए यूज करता है वो अलग अलग सी चीजें। लेकिन मेरी बहन को अगर ये जो किस्सा वो बताता है, ये किस्सा है 2013 का, 2000 इसका। इतनी ही उसको दिक्कत थी मेरे से, तो मेरे बर्थडे पार्टी में फ्लोर पे लोट लोट के क्यों नाचता था वो। अगर मैं पागल हूँ, मैं ड्रंक होती हूँ, मैं बदतमीजी करती हूँ, मेरे को मानसिक प्रॉब्लम है, सब कुछ है, तो आपने मेरे साथ एक फिल्म की काइट्स, उसके बाद आप मेरे पास एक फिल्म के लिए आए क्रिश 3, तो ये ऑन रिकॉर्ड है। आप कहीं भी जाएंगे टाइम्स ऑफ इंडिया में ऑन रिकॉर्ड है। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई तुमने ये फिल्म पहले रिजेक्ट क्यों की? मैंने इसीलिए की थी क्योंकि मुझे पता था कि ये यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ क्योंकि हम लोगों का पहले भी कुछ अफेयर वगैरह था, तो मुझे पता था कि ये शादीशुदा इंसान है, मुझे इन चीजों से जो है दूर रहना है। तो उस बंदे ने 6 महीने
पीछे पढ़ पढ़ के वो फिल्म मुझसे साइन करवाई। तो मुझसे पूछा आपने फिल्म साइन क्यों की, और ये ऑन रिकॉर्ड है बात, तो इतने ही पागल हैं, इतने ही बदतमीज हैं, तो क्यों मर मर के बार बार फिल्मों में लेते हो आप इतना? तो आप खुद पे तो आप ही के प्रोडक्शन है, आप ही के घर की फिल्म है, सब कुछ, तो आपको मुझे को ही क्यों लेना है 4 लोगों को रिजेक्ट करके जब मुझ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है? ये मैं जानना चाहती हूँ। ये तो वो खुद पे कर ही सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने 1439 मेल तो नहीं लिखे, लेकिन 2-4 खत तो लिखे होंगे। उसमें मुझे इतना दुख हुआ रजत, क्योंकि मैंने सच में ही उस इंसान को बहुत प्यार किया था, और मुझे इतना दुख इसलिए हुआ क्योंकि उसने वो जो मुझे एक्चुअली शायरी लिखने की आदत है और ये सब है, तो मैं जब न्यूयॉर्क में थी तो हम लोगों का बड़ा अच्छा एक्सचेंज था, और जो लोगों का पर्सनल एक इंटीमेसी होती है, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज होती है जब भी आप किसी के साथ में एक रिलेशनशिप शेयर करते हैं। और मेरे लिए वो बहुत ही ज्यादा कीमती पल थे मेरी जिंदगी के वो। और उसने उन 3-4 लेटर को जो कि मैंने उसको भेजे थे, उसमें उनको कॉपी पेस्ट करके उन्होंने उन लेटर्स में डाला है जो कि मैंने नहीं भेजे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मैंने अपने प्रेमी के लिए, या कहीं ना कहीं जो मैंने इतने आई थिंक कहीं ना कहीं एक अलग सी जोन में इंसान होता है जब वो उस तरह की बातें, उस तरह की नज़में, उस तरह की शायरी आप किसी के लिए नहीं करते। तो वो सब उसमें डाल के उसने दुनिया में वो मेरे को बदनाम करने के लिए यूज किया। तो मुझे लगता है कि इट इज लाइक अ सेकंड डेथ यू गो थ्रू व्हेन समबडी डू दैट टू यू। उसको रोना आ बहुत रहा है। तकलीफ हुई होगी जब ये चीजें पब्लिक हो गई, जो आपके बीच की पर्सनल इमोशनल चीजें थी। ऑब्वियसली मैंने आपको कहा जैसे इट इज लाइक सेकंड डेथ, या लाइक फर्स्ट डेथ, सेकंड तो होगी जब होगी, बट इट इज लाइक अ डेथ एक्सपीरियंस टू नियर डेथ एक्सपीरियंस फॉर एनी पर्सन। कोई आपने उनसे हक मांगा था? आपने कहा कि मैं मिस्ट्रेस नहीं रहना चाहती, मैं शादी करना चाहती हूँ, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए। देखिए, जब हम लोगों का रिलेशनशिप चला था तब उस टाइम पे उन्होंने मुझे ऐसा नहीं है कि किसी तरह से बहलाया था या फुसलाया था। उन्होंने मुझे कहा था कि देखो कंगना, मैं एक रिश्ते में हूँ और मैं तुम्हें कभी भी स्वीकार नहीं कर पाऊंगा पब्लिकली, और कभी भी हम लोगों की शादी नहीं हो पाएगी। तो फिर इसी बात के करके मैं क्रिश 3 भी नहीं करना चाहती थी। मैंने कहा जब हमारे में हो ही नहीं पाएगा कुछ, लेकिन मेरा कोई संबंध नहीं है मेरा वाइफ से, ये नहीं है वो नहीं है। उन्होंने मुझे जो भी बोला वो प्राइवेट बातें हैं, शायद तो हमको करनी भी नहीं चाहिए यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा फैमिली का सिस्टम है कि मैं अपनी वाइफ को नहीं छोड़ पाऊंगा। और तो फिर लेकिन नहीं छोड़ पाऊंगा तो मुझे छोड़ दो, मुझे भी नहीं छोड़ना है, मुझे भी नहीं छोड़ना है। तो ये करके हम लोग उसी कश्मकश में थे कहीं ना कहीं, और उनकी वाइफ ने उनको छोड़ दिया। उनकी वाइफ ने ही डिवोर्स मांग लिया। तब वो एकदम से कहीं ना कहीं तिलमिला गए, और उन्होंने उस वक्त उनकी सर्जरी भी हुई और वहां से आईसीयू में भी थे। तो उस टाइम पे भी हम लोग कुछ वार्तालाप होता था। तो उन्होंने उस टाइम पे कहा कि हम लोग जो है मतलब मेरी वाइफ का मेरा डिवोर्स चल रहा है, और अब जो है मैं तुमसे मतलब मुझे लग रहा है कि आई कैन सी अस टुगेदर इन लाइफ, और ये वो करके उन्होंने कुछ बातें की। लेकिन मुझे उस टाइम पे थोड़ा शक हुआ कि ये अचानक से शादी, ये सब ब्याह को इनसिक्योर हो गए वो। मैंने उनको कहा भी, मैंने कहा आप थोड़ा इस चीज को जाने दीजिए, इस चीज को गुजरने दीजिए, और फिर देखिए आपको क्या करना है, आपको क्या महसूस होता है, कैसे करना है। नहीं, क्यों, अब तुम श्योर नहीं हो, ये नहीं है वो नहीं। फिर हमारी बातें भी हुई उस पर। मैंने कहा मैं श्योर हूँ, लेकिन आपको श्योर होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम लोगों का जो भी प्लान बना कि उनको 2000 आई थिंक 14 में, कहीं अक्टूबर में उनको डिवोर्स मिल रहा था, नवंबर में डिवोर्स मिल रहा था। तो उन्होंने कहा उसके बाद ही जो है मैं किसी तरह से तुमको पब्लिकली जो है एक्सेप्ट कर पाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन उसके पहले ही इन्होंने, मैंने कहा क्वीन जैसे 2014 मार्च में, उससे पहले ही इन्होंने मुझे किसी हीरोइन के साथ में, ये मनाली में शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे उनकी अफेयर की खबरें आई। तो मैंने पूछा उनको, वैलेंटाइंस था फरवरी में, मैंने कहा आपने मुझे फ़ोन नहीं किया, कुछ नहीं। तो मुझे कहते कि फ़ोन किस बात का? मैंने कहा वैलेंटाइन है। तो कहते तो तुमको क्यों करूँगा फ़ोन? मैंने कहा मुझको क्यों नहीं करोगे फ़ोन, क्योंकि मैं तो तुमसे शादी करने वाली हूँ। तो कहते शादी वादी तो तुम भूल जाओ, तुमने किस किस को बताया है कि तुम्हारा और मेरा कुछ चल रहा है। तो मैंने कहा देखो ये तो बहुत ही तुम जलील वाली बात कर रहे हो। मैंने कहा ऐसे मत पूछो तुम, मैंने अपनी माँ को बताया है, बहन को बताया है, बाकी इससे कोई मुझे पब्लिसिटी तो चाहिए नहीं, तो मैं क्यों बताऊंगी किसी को। और जबकि तुमने कहा है डिवोर्स की बात है, कॉन्फिडेंशियल बात है, तो मैं क्यों बताऊंगी। तो कहता मेरा तुम्हारा कुछ नहीं है,
और भूल जाओ। तो ये बात है मार्च ही की गई, 2 हफ्ते बाद क्वीन आई तो फिर जनाब वापस आ गए, कहते ये तो मैं तो बहुत प्राउड हूँ तुम पे, तुमने क्या काम किया है। मैंने ये भी पढ़ा कि राकेश रोशन ने आपको बुलाया था, आपसे बात की थी और उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा आपके बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, उसको छोड़ दो। राकेश रोशन जी से मैंने उनको फोन किया और मैंने उनको बोला, सर आपके बेटे ढंग से बात करते हैं और ना ही मुझे जो है जाने देते हैं, कभी इस तरह के सिलसिला चला हुआ, मुझे इनसे कुछ नहीं संबंध रखने हैं और प्लीज आप मेरी इसमें हेल्प कीजिए। तो बिकॉज वो मेरे डायरेक्टर रह चुके हैं और उनके साथ में अच्छा एक्सपीरियंस रहा था एंड ही नोज मी वेल, ही हैड अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मी। तो उन्होंने कहा कंगना आई विल स्पीक टू हिम और मैं आपको फिर वापस फ़ोन करता हूँ। तो वापस फ़ोन करके मुझे कहते वही जो मैंने आपको बताया कि नहीं तुम लोग ये भूल जाओ बात और उसको तुमसे नहीं मिला। मैंने कहा मुझे उसके सामने बैठ के ये जो वो कह रहा है सबको, वो मुझे उससे सामने बैठ के अगर वो मुझे बोल दे मेरी आंखों में आंखें डाल के, तो मैं जो है मैं तुम्हारे पैर पड़ लूंगी। तो कहता वो मना करता है, आज तक वो मिला नहीं है मुझे, मैं यहाँ से आती तो वहां से भाग जाता है। कंगना, आपने अभी थोड़े पहले कहा था लड़कियों को हिम्मत करो, शिकायत करो। कोई आपको धमकी दे रहा है कि आपके वीडियो में पब्लिक कर दूंगा, प्राइवेट बातें जनता के सामने रख देता है, आपको विमेन कमीशन के पास जाना चाहिए था शिकायत करने। राजेश सर, इतने बड़े लोग हैं, ये इतने बड़े लोग हैं, आप मानेंगे एक टाइम पे तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं इस चीज से उभर पाऊं कभी और निकल पाऊं कभी, तो मतलब वो मेरी एक नया जन्म होगा। क्योंकि इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, इन एवरी वे इट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग फेज। तो हम लोग जब वो उसने सरेआम नोटिस में लिखा था, तुम मुझसे माफी नहीं मांगेगी तो तेरे ऐसे फोटोज, ऐसे वीडियो जो मैं है वो पब्लिक कर दूंगा। तो मैं उस टाइम पे विशाल भारद्वाज की फिल्म शूट कर रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि करना बाकी तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे कुछ, अगर जो भी है लवर्स आपस में एक्सचेंज करते हैं इस तरह की चीजें, तो अगर कुछ ऐसा है तो तुम मानसिक तरीके से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे, तो तुम शूटिंग कैसे करोगी। तो मैंने कहा क्या कर सकते हैं, कहते तुम वुमेन कमीशन के पास जाओ और उनको बोलो कि बाकी केस में ना वो चाहे इंटरफेयर करे, लेकिन ये जो लिखा हुआ है नोटिस में, उसने लिखा हुआ है कि मैं चीजें लीक करूंगा, चाहे वो, अब मुझे नहीं पता उसने 1000-2000 मेल लिखे। मैंने कहा शायद 2-3 जो मेल मैंने भेजे थे उनकी बात कर रहा है, तो जो मेल हो या फोटोज हैं या वीडियोज हैं वो ना लीक करे। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग वुमेन कमीशन को, मेरी सिस्टर रंगोली ने फोन किया, तो गुरमीत चड्ढा करके जो उनकी हेड है वहां पे मुंबई में, तो पहले तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई वो कि हाँ हाई प्रोफाइल केस है, राकेश जी को बताएंगे कैसे कोई ऐसे धमका सकता है किसी को। तो हमने कहा ठीक है, ये लोग दे विल लुक आफ्टर दिस मैटर। 2 दिन बाद फोन आता है राकेश रोशन के ऑफिस से, अरे मेरे तो बहुत अच्छे मित्र हैं, अरे ये तो आप लोग थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही बात हाथ से निकल रही है, ये वो करके। मतलब सोचिए आप, इतने, मतलब मेरे जैसी लड़की जो कि एक्ट्रेस है, सक्सेसफुल है, जब लोग, मतलब कितने बिकाऊ लोग हैं, मतलब क्या होगा वुमेन कमीशन का। वुमेन कमीशन से तो मुझे नफरत हो गई है उस दिन से, ये लोग ढोंगी हैं सारे। अच्छा बोला, ये काम करते हैं। लेकिन देश की जनता आपके साथ है, लोग आपके साथ हैं, ये बड़ी ताकत है। क्या किसी ने ये नहीं कोशिश की कि दोनों को मिला के बैठ के बात करके सुलझा दे, रास्ता निकाल दे? मैं आपको बताऊं, इंडस्ट्री में जो है, बिकॉज ये इतने, मैंने बोला ना, वो क्यों, वो इतना, इसने इतना सारा काम किया क्यों आज तक, जो है अपने बाप ने लॉन्च किया हुआ है, जब भी अपना करियर फ्लॉप होता है बाप फिर से लॉन्च कर देता है, बाप के पास हजारों करोड़ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप इंडिया का बेस्ट क्रिमिनल लॉयर हायर कर रहे हो, किस लिए? जो भी आपको मेल आए हैं उसके लिए बेस्ट क्रिमिनल, उसके, मुझे तो ये पता चला था, कॉप्स ने बताया था कि उन्होंने कहा कि मुझे इस लड़की को जेल में डलवाना है, चाहे कैसे भी डलवाऊं मैं। तो आप सोचिए, इस तरह की कॉन्स्पिरेसी करते हैं इस लेवल पे, तो बाकी लड़कियों के साथ में क्या होता होगा। तो इंडस्ट्री के लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा डराने की और धमकाने की कोशिश की। एक जो राइटर है, कपल है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, एक्ट्रेस उनकी वाइफ है, लेकिन उन्होंने मुझे अपने घर पे बुला के धमकाया, कहते इतने बड़े लोगों के साथ तुम पंगा लेती हो। मैं उनको आपको सही बिल्कुल सेम टू सेम लफ्ज बताती हूँ। उन्होंने मुझे कहा इतने बड़े लोग हैं, इतने अमीर है, इतने पैसों वाले हैं, इनकी
फॉरेन मिनिस्ट्री तक पहुंच है, तुमको जेल में डलवा देंगे। और जो बंदे के साथ में तुम अफेयर कर रही थी ऋतिक समझ के, जब वो बंदा निकलेगा तो तुम्हारी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेगी, और कंगना तुम्हारे पास कुछ रास्ता नहीं रह जाएगा मरने के सिवाय। तो मैंने कहा सुनो, मैंने कहा अगर तुमको ऐसा बंदा, इतना प्रेशर डालते हैं कि मेंटली, मैंने कहा अगर तुमको वो बंदा मिलता है जिससे मैंने ऋतिक रोशन समझ के अफेयर कर लिया, तो मैंने कहा उसको मुझे भी दिखाओ, बिकॉज मुझे मिलना है उसको। और मैंने कहा अगर तुम नहीं दिखा सकते, अगर तुम मुझे उसको मिला दो, दिखा दो, तो तुम चाहे मुझे जेल में डालो या चाहे मेरी शक्ल काली हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन तुम उस बंदे को लेके आओ जिसको मैंने ऋतिक रोशन समझ के इसके साथ में अफेयर कर लिया। तो फिर डर गया वो भी, कहता ये तो लड़की तो सुनती नहीं है किसी की। तो मुझे जो है बहुत डराने की कोशिश की, कितने लोगों ने मुझे डराने की कोशिश, क्या क्या धमकियां दी मुझे। एक सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरा जब यहाँ पे केस चल रहा था तो मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, तो मैं जर्मनी गई थोड़ा ब्रेक लेने के लिए। तो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उसका भी मैं नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन रंगोली को फोन करके कहती अच्छा कहाँ है कंगना, अच्छा उसकी लोकेशन डिस्क्लोज मत करना क्योंकि उसका थोड़ा सा डेंजर में है उसकी लाइफ। बताओ, तो मेरी तो फैमिली के रंग उड़ गए, मेरी तो फैमिली बिल्कुल, मतलब मैं 2 दिन में वहां पे गई थी, मैं अपना फोन ऑफ करूं या किसी से बात ना करूं, 2 दिन तक तो मेरे तो फैमिली को पैनिक अटैक, बुरा हाल हो गया। मैंने कहा यार हम लोगों की जिंदगी क्या नरक कर दी है इन लोगों ने मिलके, आपको पता नहीं है सब क्या हम लोगों ने नरक झेला है। तो फ्रेंड्स, जबरदस्ती रोकना पड़ा क्योंकि बहुत ही लंबा हो रहा था, और एक हमने लंबा किया था तो उसको बहुत टाइम लग रहा है बनाने में, तो इसलिए रोकना नहीं चाहते थे। इतना इंटरेस्टिंग चल रहा था, बहुत सीरियस डिस्कशन चल रही थी, और जो कंगना है बहुत ही अच्छा बोल रही हैं, सारा टू द पॉइंट कि कैसे दिखा रहे हैं कि बॉलीवुड में किस टाइप से प्रेशराइज किया जा रहा है। सोचो एक लड़की को ऐसे प्रेशराइज किया जा रहा है, और उसको इस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो बेचारा अगर कोई स्ट्रांग ना हो तो वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाएगा, और उसको ये भी बोल रहे हैं कि तुमको आत्महत्या करनी पड़ेगी। तो किस किस एक्सटेंट तक ये लोग चले जाते हैं। तो ये सुन के अभी जब रिसेंटली अभी हम लोग जो वीडियोस देख रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की, और मैं कह रही हूँ इतने स्ट्रांग इंसान है, इतने पॉजिटिव, इतने पढ़े लिखे हैं, अगर इस टाइप के लोग मिल रहे हैं तो मेरे को तो लगता है भैया कोई नॉर्मल इंसान को ही वो पागल कर देंगे। तो देख के समझ में आ रहा है कि कितना, मतलब एक इंसान को चारों तरफ से घेर के दबाने की कितनी कोशिश हो रही है, पर बहुत अच्छे आंसर्स दे रही हैं और दिखा रही हैं क्योंकि ये पॉजिटिव है, स्ट्रांग है, इसलिए खड़ी हो पाई हैं। पर आगे देखते हैं कि एग्जैक्टली और क्या हुआ। मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट पार्ट में और ये डिटेल में शायद बताएंगी। राइट, तो काफ़ी इंटेंस था ये पार्ट, और इससे आप देख सकते हैं कि उन्होंने लाइफ में काफ़ी मुश्किलें फेस की हैं, उनके सामने बहुत मुश्किलें आई, इतनी ज़बरदस्त वो कह रही हैं कि ऐसा लगा कि ये मेरा रीबर्थ हुआ है। और जो लोग पावर में हैं वो उन्होंने कोशिश की है उनको उनसे बुरा करने की, तो वो उन्हीं का कहा है। वो क्लियर कर रही हैं कि जो लोग पावर में हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, उन्होंने जो है इनको मैनिपुलेट करने की कोशिश की, एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, अब्यूज़ करने की कोशिश की। ये सारी बातें ये कह रही हैं, और दुख हो रहा है ऐसा देखकर कि अगर ऐसा कोई करता है तो। और अच्छी बात है कि इन्होंने साफ साफ ये बात कही है। नेक्स्ट बंदा चाहता है बॉलीवुड में आने के लिए, उसको पता चलेगा कि ये सब हो सकता है, और इसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो आपको एक टाइप का माइंड सेट होना पड़ेगा इस करियर में। हर करियर में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो आपको दिखा रही हैं कि इनके करियर में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, अपना एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रही हैं और बता रही हैं कि ऐसा जो है लोगों के पास हो सकता है। उन्होंने पहले भी कहा था जो फैमिलीज़ के अंडर ये पूरी इंडस्ट्री है वो अपना दबाव डाल सकती है, और उन्होंने पहले भी कहा था इस बात को, जो मुझे समझ नहीं आई थी अब समझ आई। वो कह रही थी कि लोगों के दिमाग में वो डाल रहे हैं कि आप अपनी जान लीजिए, मतलब वो लोग आपके दिमाग में डाल रहे हैं अपनी जान लीजिए या तुम पागल हो, ये सब। तो काफ़ी जो है उन्होंने बोल्डली ये सब बात कहा है, निडर होके। मेरे ख्याल से उनको इस समय वो इस पोजीशन में हैं कि वो बोल सकती हैं ये सब। इस समय इस पोजीशन में है कि उनमें भी मतलब शक्ति आ गई है, रिसोर्सेज आ गए हैं, पावर आ गई है कि वो अब रिवील कर सकती हैं क्या हुआ था उनके साथ। और इससे
जो है बेनिफिट होगा लोगों का जो आना चाहते हैं इस करियर में कि इस टाइप का हुआ है, तो आप ज़रा इस बातों से सीखिए कुछ। तो यस फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं, क्योंकि लास्ट का पार्ट वो जल्दी से देखें कि एंडिंग में क्या होता है, क्योंकि अभी वो डिस्कशन कंटिन्यू होगी मेरे ख्याल से। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी मज़ा आ रहा होगा देखने में, क्योंकि बहुत चीज़ें पता चल रही हैं और आज की सिचुएशन में बहुत इंपॉर्टेंट है इसको देख के मैं रिलेट कर पा रही हूँ कि क्या चल रहा है। तो चलते हैं, लास्ट वाले वीडियो में ज़्यादा बात करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।